हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड एमसीक्यूज जो आपके वर्ग एक पात्रता परीक्षा में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और लोग इस टॉपिक को ना छोड़ देते हैं। लेकिन हम इस टॉपिक पर अच्छे से कमांड देंगे ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में आए तो गलत ना हो। इससे पहले का एक सेशन बायोमोलिक्यूल्स का अपलोडेड है, अगर नहीं देखा है तो आज सजेस्ट कि एक बार आप देख लीजिएगा। आज ही हमारा सेकंड सेशन है और शायद एक सेशन मैं और लेकर आऊँगी सो दैट एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप हो जाए। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात इंसुलिन का अगर स्त्रावण करना है तो कौन सा एंजाइम है वो उद्दीपित होता है। तो देखो कौन सा होगा, यहाँ पर CCK-PZ, इसका पूरा नाम है CCK-PZ। अब ये क्या काम करता है, तो इसका फुल फॉर्म है कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रिएटिक जाइम। ठीक है, तो अब ये क्या काम करेगा, CCK क्या काम करेगा, ये जो आपका गॉल ब्लैडर होता है ना, गॉल ब्लैडर उसको ऐसे सिकुड़ाता है और इसमें से बाइल सीक्रेट करवाता है, बाइल जूस को सीक्रेट करवाता है। और ये पैनक्रियोजाइम जो एंजाइम है वो क्या करता है, पैनक्रियास को पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करने के लिए उत्तेजित करता है। ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। क्या क्या पॉइंट याद रखोगे कि जो CCK-PZ है, कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रिएटिक जाइम एंजाइम है, ये क्या करेगा, गॉल ब्लैडर को बाइल जूस सीक्रेट करने के लिए और पैनक्रियास को पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करने के लिए उत्प्रेरित या उत्तेजित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछा है, थोड़ा सा ध्यान देना। डाइपेप्टाइड बॉन्ड जो है वो दो पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में होता है और ये किसके लिए बनता है, प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे और ये प्रोटीन बनेगा। ट्राइग्लिसराइड एस्टर बॉन्ड है, ठीक है भाई। लिनोलिक अम्ल जो होता है वो असंतृप्त वसा अम्ल है। असंतृप्त जब भी बात आ जाए तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की बात होती है, ध्यान रखना। और संतृप्त आ जाए तो सिंगल बॉन्ड की। मोनोसैकेराइड गैलेक्टोज, ये कोई भी मोनोसैकेराइड ये कोई भी बंद नहीं होता है, जबकि गैलेक्टोज खुद एक मोनोसैकेराइड है, ये बंद नहीं। अब चूंकि नहीं पूछा था तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये हमने बहुत बार सेल में बात करी है, राइबोसोम में। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, तो प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ये कितने टाइप के हैं, तो 70S टाइप जो कि आपके प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, 80S टाइप जो कि आपके यूकैरियोट्स में पाया जाता है। और ये इसमें मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और इसको क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। ये सारे पॉइंट्स आप राइबोसोम से याद रखेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी देख लेते हैं। वैसे तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी एक बार माइटोकॉन्ड्रिया के लिए देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड आप क्या याद रखेंगे, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। डबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर और इंटरनल। फिर आप याद रखेंगे इससे क्रिस्टी, इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग है वो क्रिस्टी कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया से आप याद रखेंगे इसमें F0 F1 पार्टिकल होता है जो कि ATP सिंथेसिस में हेल्प करता है, रैकर्स पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। और अब सेंट्रोसोम से मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। तो देखो सेंट्रोसोम से आप याद रखेंगे ये इस तरीके से ये दो सेंट्रियोल लगे होते हैं और ये इस तरीके से फ्लूइड होता है, इसे सेंट्रोसोम कहेंगे। 90 डिग्री के ये एंगल पर होते हैं। सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट होता है। कार्ट व्हील स्ट्रक्चर अगर कोई आपसे पूछे तो वो सेंट्रियोल का होता है। ये केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। स्पिंडल फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं। इस सारे पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखेंगे। जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो सब आप याद रखना। अब हम गोल्जी बॉडी से याद रखते हैं। गोल्जी बॉडी से आप क्या याद रखेंगे, सीक्रेशन में हेल्प करता है, पैकेजिंग में हेल्प करता है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में ये हेल्प करता है, एक्रोसोम फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। इसकी जो यूनिट है वो क्या है,
सिस्टर्नी होती है, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की होती, क्रिस्टी, और सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी की होती है, ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप गोल्जी बॉडी से याद रखेंगे, ठीक है। कैमिलियो गोल्जी ने इसकी खोज की थी 1898 में। ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत बहुत अच्छे से याद रखने हैं गोल्जी बॉडी से। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र आपस में जो जोड़ने वाली जो यूनिट है वो क्या कहलाती है? एसिटाइल कोएंजाइम कहलाती है। रतौंधी जो बीमारी होती है, जीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए की कमी से होती है। गाजर, हरे पत्तीदार सब्जियां इसका बहुत अच्छा स्रोत है। बी की कमी से, तो बी ये पूरा यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स होता है, B1, B2, B5, B12, जहाँ पर देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन B12 से बहुत पूछे जाते हैं। परनीशियस एनीमिया हो जाता है। साइनोकोबालमिन इसका पूरा नाम है, साइनोकोबालमिन। कोबाल्ट इसमें मेटल पाई जाती है। सी से आप याद रखेंगे कि एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं, और स्कर्बी इसकी कमी से स्कर्बी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है, तो इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। रेशम प्राप्त किया जाता है तो बॉम्बेक्स मौरी से प्राप्त किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रेशम प्राप्त करने की जो प्रोसेस है ये क्या है? सेरीकल्चर कहलाती है। फिर है जाइमोजन क्या है? तो जाइमो, जहाँ पर भी इस तरीके का वर्ड दिख जाए, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम का निष्क्रिय हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पर भी जाइमोजन करके वर्ड आ जाए वो क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म होता है। कौन सी फॉर्म होती है? इनएक्टिव फॉर्म होती है। अल्कैप्टोन्यूरिया जो है वो किससे संबंधित है? तो ऑक्सीडेज से संबंधित है। इनमें से कौन सा प्रकीर्ण एक से अधिक रूपों में विद्यमान रहता है? कौन से एंजाइम प्रकीर्ण कौन सा है? तो आइसो एंजाइम बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? आइसो एंजाइम। जंतु शरीर में सबसे तीव्र गति से काम करने वाला कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अब ये कहाँ पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी से संबंधित कुछ पॉइंट्स याद रख लेते हैं। इनका जो लाइफ स्पान है वो कितने 120 डेज का होता है। इनकी शेप बहुत पूछी जाती है, तो बाई कॉन्केव शेप होती है। इनके अंदर क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन से आप एक पॉइंट याद रखेंगे, क्वाटरनरी प्रोटीन है। इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड हैं? 574 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। दो अल्फ़ा और 2 बीटा चेन होती हैं। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे हीमोग्लोबिन से। और आरबीसी से आप याद रखेंगे एक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें ना न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। मैच्योर आरबीसी में हीमोग्लोबिन अच्छा खूब ठुस के भर जाए, इस वजह से वहाँ से न्यूक्लियस और सारे सेल ऑर्गेनेल हटा दिए जाते हैं। लेकिन कैमल एंड लामा ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब न्यूक्लियस पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज जब भी वर्ड आ जाए तो ये हमेशा जोड़ने के काम आता है, तो डीएनए खंडों को जोड़ने के काम आएगा लाइगेज एंजाइम। एंजाइम रेनिन की जो क्रिया है वो किस पर होगी? तो ये कैसिनोजन पर होती है। रेनिन क्या होता है? रेनिन छोटे बच्चे के आमाशय में पाया जाता है, जो प्रोटीन पाचन में हेल्प करता है। दूध में जो कैसिनोजन प्रोटीन होती है उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता है। तभी जब बच्चा दूध पीता है और वो, अगर आपने देखा, अगर उसको बर्फ अच्छे से ना दिलाई जाए तो क्या होता है, उसके मुंह से थोड़ा सा दूध जो बाहर निकलता है वो फटाफट दही के रूप में निकलता है। तो ये दूध से दही बनाने में हेल्प करता है बच्चों के आमाशय में, ठीक है। नेक्स्ट है एंजाइम पेप्सिन क्या पचाएगा? तो पेप्सिन क्या पचाता है? प्रोटीन। किस में? प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स में। ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, प्रोटियोजेज प्लस पेप्टोन्स में ये पेप्सिन का
काम होता है, एसिडिक पीएच पर ये काम करता है और आमाशय में ये पाया जाता है। तो लार में क्या होता है, तो टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम या फिर सलाइवरी अमाइलेज कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं, सलाइवरी अमाइलेज कह सकते हैं। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट का कितना प्रतिशत पाचन होता है मुखगुहा में, वक्कल कैविटी में, 30%। इस सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा, और ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो बंध होता है वो किस प्रकार से होना चाहिए भाई, सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में दुर्बल होना चाहिए और शॉर्ट पीरियड के लिए होना चाहिए। तो दुर्बल हो और शॉर्ट पीरियड के लिए हो। ये वापस से क्वेश्चन रिपीट हो गया कि रेनिन कैसिनोजन पर ये काम करता है। एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति कैसे बढ़ाएंगे, तो सक्रियण जो ऊर्जा होती है उसको घटाकर, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, इस तरीके से ये यहाँ पर पूरा ग्राफ पर ये प्लॉट होता है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है आप उसको घटा दो, उसको कम कर दो, तो यहाँ पर ये एंजाइम प्रतिक्रिया की गति बढ़ जाती है। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।